Bismillah Rahman Rahim. Dear students, today we will have to discuss about gas exchange in human according to uh, syllabus breakup of 10th biology. It is the first lecture of second week in which we will have to talk about how gas exchange takes place in human. In previous lecture, we talk about how gas exchange takes place in plants. What is the concept of cellular respiration? How stomata and lenticels are involved in gas exchange uh, in plants. Now, today we'll have to discuss an elaborate or comprehensive mechanism for gas exchange in human. Human beings, as other animals, हर animals, human के अंदर भी proper respiratory system मौजूद है. जिस तरह हर एनिमल्स और ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है. इसी तरह फॉर गैस एक्सचेंज देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ it consists of air passageways and the lungs. Air passageways का मतलब है कि how the air it comes into the human body and what are the components जिसके जरिए से वो एयर जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद लंग्स तक पहुंचती है. नाउ देखिए, इसको हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम जो है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे नेजल कैविटी. नेजल कैविटी को फर्दर डिवाइड किया गया है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स में, नेजल कैविटी. फिर इसके अंदर हेयर्स होते हैं. देन इट कंसिस्ट ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियल सेल. then it consists of mucus secreting cells and internal nostril. ये जो कंपोनेंट थी नोज के कंपोनेंट है. तो नोज फर्स्ट आपके पास ऑर्गन है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसका मकसद ये होता है कि एयर की फिल्ट्रेशन करना. और इन कंपोनेंट्स को हम जो है वो वन बाय वन डायग्राम से डिस्कस करेंगे. उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट है एयर पैसेजवे में वो फेरेंक्स के बारे में है. इसके बारे में हम डायग्राम से क्लियर डिस्कशन करेंगे. देन लैरिंक्स, ट्रेकिया एंड द एंड विल हैव टू बी lungs. Now, dear students, अब सामने जो आपको जो डायग्राम नजर आ रही है, इसमें हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि हाउ गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू दैट इज कॉल्ड ह्यूमन लंग्स. सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो नोज फर्स्ट फिल्ट्रेशन ऑर्गन है. जो एयर हमारे पास नोज के अंदर इंटर होती है, ठीक है, तो उस एयर को फिल्टर करना, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर डिब्रस होते हैं, उनके अंदर जो है सैंड पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं, उनके अंदर फंगल स्पोर्स होते हैं. तो उनके फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्गन हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में है वो हमारे पास नोज. नोज के अंदर सबसे पहले हम बात करें कि इसके अंदर बैरूनी नसें होती है जिसको हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहते हैं, ठीक है. फिर इसके अंदर राइट नेजल कैविटी होती है और लेफ्ट नेजल कैविटी होती है. और इसके बाद से हम कहेंगे इसके अंदर इंटरनल नॉस्ट्रल्स होते हैं जिनको अंदरूनी नसें भी कहते हैं. जो नेजल कैविटी है इसके अंदर हेयर्स होते हैं और म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं जिनको गॉबलेट सेल कहते हैं. जब एयर जो बाहर से हम सांस के लिए अंदर लेकर जाते हैं, इनहेलेशन करते हैं, जब एयर अंदर आती है तो सबसे पहले वो वार्म अप होनी शुरू हो जाती है. और वार्म अप होने के साथ उस एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं, जो फंगल स्पोर्स होते हैं, तो वो हेयर के साथ अटैच हो जाते हैं. और हेयर के साथ अटैच होने के साथ साथ यहाँ पर जो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम रेशा कहते हैं, जो मॉइस्चर नमी लेकर आती है, ये भी डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करती है. अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं हेयर के साथ अटैच हो गए, म्यूकस के साथ अटैच हो गए, तो जो नेजल कैविटी है इसके अंदरूनी स्किन के अंदर सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो कि 9th की बायोलॉजी में हमने पढ़ा कि इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और इनके ऊपर छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, सीलिया. ये जो सीलिया होती है बीटिंग मूवमेंट्स करते हैं, ये जो है इस किस्म के कॉन्ट्रैक्शन करते हैं जिसके नतीजे में आपके हेयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरियल और फंगल स्पोर जो है अटैच हुए होते हैं, और म्यूकस जो यहाँ पर मौजूद होता है उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरियल और फंगल स्पोर या डिब्रिस अटैच हुए होते हैं, वो सिलेटेड एपिथेलियम सेल्स के जरिए से वो इंटरनल नॉस्ट्रल की तरफ जो है वो प्रोपेल किए जाते हैं. और इंटरनल नॉस्ट्रल उसको पुश करके वो उसको माउथ के अंदर गिराता है, माउथ के अंदर लेकर आता है, जिसको ओरल कैविटी कहते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनल नॉस्ट्रल. इसका मतलब है कि जो इंटरनल नॉस्ट्रल है ये कनेक्ट करता है आपके ओरल कैविटी को माउथ कैविटी को. क्योंकि ये
क्वांटिटी में कम होता है, इसलिए ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है और हम इसको फील नहीं करते। So, nose is the first filtration organ. इसका मतलब है कि when the air comes into the nose, it is moistened because the moisture is there. It will be warm up. ये warm up हो जाती है और इसके बाद से तकरीबन 90% जो आपके dust particle bacterial spores हैं, it will have to be trapped over here, and from the internal nostril it comes into the oral cavity and it become a part of the oral cavity. So, because it is in a small quantity, so we have to easily it become a part of the esophagus and it goes towards the stomach. Now, इसके बाद से हम बात करेंगे कि नोज के अंदर हमने ये जो कंपोनेंट्स डिस्कस किए कि इसमें हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल थे, नेजल कैविटी थी, इसमें सिलिडी पिक्सिलेंटल, इसमें हेयर थे और उसमें इंटरनल नॉस्ट्रल थे, ये हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद से हम बात करें कि एयर इट कम्स इनटू दैट इज कॉल्ड एज फेरिंक्स। इंटरनल नॉस्ट्रल्स ओपन होते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स ओरल कैविटी के अंदर मस्कुलर पाथवे है जो दो ट्यूब्स को कनेक्ट करती है। एक ये वेंट पाइप को कनेक्ट करती है जिसको ट्रेकिया कहते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट इज कॉल्ड ग्लॉटस, और दूसरी जो ट्यूब होती है ये कनेक्ट करती है, फेरिंक्स कनेक्ट करती है इसोफेगस को जिसको फूड पाइप कहते हैं। तो फेरिंक्स इज द मस्कुलर पैसेजवेज फॉर बोथ इनकमिंग एयर एंड फॉर बोथ इनकमिंग फूड। यानी मुंह से आने वाला नवाला और नाक से आने वाली जो एयर होती है वो यहाँ पर जो है वो कंबाइन होती है, इसको हम कहते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स से फिर आपके पास जो ओपनिंग है यानी फेरिंक्स इट विल लीड टुवर्ड्स द लैरिंक्स। लैरिंक्स हमारे पास क्या है, ये साउंड बॉक्स है। ये आपके पास ट्रेकिया का सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन है। टॉप मोस्ट पोर्शन का मतलब है कि सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, टॉप है। और जो लैरिंक्स है जिसको साउंड बॉक्स कहते हैं, जिसको वोकल कॉर्ड कहते हैं, इसकी ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटस। इसके ऊपर कार्टिलेज की बनी हुई एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटिस ये होती है कि it controls the movement of air towards the trachea and the movement of food towards esophagus towards the food pipe. तो इसका मतलब है कि जो एपिग्लॉटिस का फंक्शन होता है वो एयर ट्रैफिक और फूड मूवमेंट को कंट्रोल करना है। तो जैसे भी हमने अभी बात की है कि जो लैरिंक्स है, जो ट्रेकिया का सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन है, इसकी ओपनिंग को ग्लॉटस कहते हैं और उसके ऊपर जो लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको एपिग्लॉटस कहते हैं। तो आपकी जो एयर होती है वो फिर एपिग्लॉटस के जो एपिग्लॉटस है वो ओपन हो जाता है और इस कदर ओपन होगा कि वो फूड पाइप को क्लोज करेगा और एयर जो है आपके साउंड बॉक्स में इंटर होगी जिसको लैरिंक्स कहते हैं थ्रू ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज ग्लॉटस। अच्छा जी, जो साउंड बॉक्स है ये क्या है, ये कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। इसके अंदर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी हुई टू फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो इलास्टिक इन नेचर होते हैं, जिसको नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं इस डायग्राम में। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये अबाउट जो है वोकल कॉर्ड है, लैरिंक्स है, जिसमें आपको ये दो वाइट किस्म की जो है ट्रू वोकल कॉर्ड मेम्ब्रेन नजर आ रही है और ये हमारे पास फॉल वोकल कॉर्ड है। ये जो दो फाइब्रस बैंड्स होते हैं, ये दो फाइब्रस बैंड्स कहाँ पर होते हैं, ये लैरिंक्स के अंदर होते हैं, साउंड बॉक्स के अंदर होते हैं। तो जब हमारे पास हम सांस लेते हैं एयर अंदर आती है इंस्पायरेशन के दौरान, इनहेलेशन के दौरान, और जब हम एयर बाहर निकालते हैं जिसको हम एक्सहेलेशन एक्सपायरेशन कहते हैं, तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, इलास्टिक बैंड्स होती हैं, ये वाइब्रेट करते हैं और ये जो वाइब्रेशन है ये फिर हमारे मुंह तक पहुंचती है और इस तरह हम चीक्स की मदद से, हम लिप्स की मदद से और हम टीथ की मदद से इन वाइब्रेशन को साउंड्स में तब्दील करते हैं जिनको हम फोनेशन कहते हैं। तो इस वजह से साउंड बॉक्स या इसको हम जो है वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और वोकल कॉर्ड की कॉर्ड का मतलब होता है स्ट्रिंग। So these are the two strings of mucous membrane elastic in nature. Now back to the human respiratory system. उसके बाद से आपकी एयर जो है वो आपके ट्रेकिया के अंदर लैरिंक्स से होती हुई आपके पास जो है साउंड बॉक्स से होती हुई नीचे ट्रेकिया में। ट्रेकिया के जो लेंथ है जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, इसकी लेंथ अबाउट दैट इज कॉल्ड 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब आपके पास जब एयर ट्रेकिया के अंदर होती है तो सारी की सारी एयर जो है उसके क्लीनलीनेस जो है वो नोज में नहीं होती है। हम ये कहते हैं कि 90 to 95% जो एयर की फिल्ट्रेशन हो जाती है जिसमें से
डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरियल स्पोर, फंगल स्पोर, डिब्रिस वगैरह नाक के अंदर फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन जब एयर आती है तो अभी भी 1 to 2 to 3% इसके अंदर डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरियल स्पोर, फंगल स्पोर और डिब्रिस हो सकते हैं। तो जो ट्रेकिया है इसके अंदर दो किस्म के सेल्स हैं। एक इसके अंदर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं और दूसरा इसके अंदर सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं। जो आपके पास म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं ह्यूमन के अंदर यहाँ पर, वो जो 1 to 2 or 3% अगर अभी भी एयर के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरियल और फंगल स्पोर रह गए हैं, तो यहाँ पर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स जो रेशा होता है, जो थिक म्यूकस होता है, उसको ट्रैप कर लेगा। और जब वो ट्रैप कर लेता है तो फिर आपके पास सिलेटेड एपिथेलियम सेल उसको प्रोपेल्ड करते हैं टुवर्ड्स लैरिंक्स, और लैरिंक्स के बाद उसको फेरिंक्स में लेकर आते हैं। जब फेरिंक्स में आती है ये म्यूकस आती है, तो चूंकि कम क्वांटिटी में होता है तो इसको आप जो है ईसोफेगस के जरिए, फूड पाइप के जरिए इसको स्टमक में ले जाते हैं एंड यू कांट सी, क्योंकि कम क्वांटिटी में होता है। लेकिन अगर आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया की वजह से, तो आपको पता है कि इसमें जो फिल्म बलगम बनता है या म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। तो जब सीरियट एपिथेलियम को प्रोपेल करती है फेरिंक्स की तरफ, ठीक है, या कफिंग के दौरान जब ये आपके फेरिंक्स में आती है, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में होती है, तो इसलिए आप उसको थ्रो थ्रू द माउथ कर लेते हैं। लेकिन डेली नॉर्मल कंडीशंस में हमारे पास यही जो म्यूकस होता है, जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरियल, फंगल स्पोर होते हैं, वो यहाँ पर आपके पास फूड पाइप का हिस्सा बन जाते हैं, जिसके नतीजे में स्टमक, और स्टमक के बाद से वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा जी, जो आपके पास हम यहाँ पर अब डिस्कशन करें कि जो ट्रेकिया है इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, सी शेप्ड, इसको इनकम्प्लीट रिंग्स कहते हैं। इस इनकम्प्लीट रिंग्स का मतलब है कि द विंड पाइप इट विल हैव टू ओपन फॉर एवर, ताकि ये किसी वक्त कोलैप्स ना हो। अच्छा, ये जो विंड पाइप होती है ये बिल्कुल जो हमारे, अगर हम अपने गले की बात करते हैं तो बिल्कुल फ्रंट पे होती है, और उसके बिल्कुल बैक पे होती है फूड पाइप। अगर ये सी शेप रिंग ना होते तो आप लोगों ने अपनी 9th की क्लास में पढ़ा है कि पेरिस्टाल्सिस के दौरान जो आपका फूड होता है, बोलस होता है, जब वो फूड पाइप से गुजरता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है। अगर वो एक्सपेंड हो जाते हैं और ट्रीकी के अंदर सी शेप रिंग्स ना हो, तो वो आपका बोलस जो है आपके विंड पाइप को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, वो कोलैप्स हो जाएगा, और जब वो कोलैप्स हो जाएगी, बंद हो जाएगा, तो आपकी जो सांस लेने का निज़ाम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो जो है वो मुतासर होगी। इसलिए नेचर ने इसके अंदर सी शेप ड्रिंक्स रखे हुए हैं कि अगर फूड पाइप में से फूड पाइप पास हो रहा हो, फूड पास हो रहा हो, बोलस जो है वो टुवर्ड्स स्टमक जा रहा हो, तो सी शेप्ड जो रिंग्स हैं वो आपके विंड पाइप को, ट्रेके को प्रोटेक्ट रखें, और ये किसी तरीके से वो बंद ना हो, क्लोज ना हो। इसके बाद से आपके जो ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया आपके ओपन होती है आपके राइट लंग्स में और लेफ्ट लंग्स में। ट्रेकी का जो डाया होता है वो ज्यादा होता है इस पाइप का एस टू द ट्यूब दैट आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स के मुकाबले में। ट्रेकी से जो राइट ब्रांच निकलती है लंग्स की तरफ से, राइट ब्रोंकस कहते हैं, और जो लेफ्ट ब्रांच निकलती है टुवर्ड्स लेफ्ट लंग से, लेफ्ट ब्रोंकस कहते हैं। द प्लूरल इज कॉल्ड एज ब्रोंकियाई, दोनों को हम ब्रोंकियाई कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये जो ब्रोंकस होते हैं इसमें भी सी शेप्ड रिंग्स होते हैं, इसका मतलब है कि दे विल हैव टू बी ओपन, ये भी ओपन रहेंगे। नो, फिर उसके बाद से ब्रोंकस इट विल लेट टुवर्ड्स द ब्रोंक्यूल्स, इससे स्मॉल डायमीटर की आगे ट्यूब बनेगी, उसको ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। ब्रोंक्यूल्स के अंदर सी शेप्ड रिंग्स नहीं होते हैं, उसके अंदर इलास्टिक मसल होते हैं, जो एयर अंदर आ रही है उसके मुताबिक वो एक्सपेंड कर रहे होते हैं, और एयर गुजर जाती है तो वो दोबारा जो है वो रिलैक्स स्टेट पे चले जाते हैं। So they become contract and relax according to incoming air, that is inhalation or exhalation के। तो इसके बाद से आपकी जो bronchiole है, that are further divided into smaller openings, that is called as alveolar ducts, और alveolar ducts फिर finally आपके पास open होती हैं small branches में, जिनको alveoli कहते हैं। alveoli जिसको air pockets भी कहते हैं, air bunches भी कहते हैं, जिसके अंदर आपकी एयर जो है वो पहुंच जाती है। तो इसका मतलब है कि जो हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए एयर पैसेज वेज में, तो हमने राइट स्टार्ट किया फ्रॉम नोज से कंपोनेंट्स की बात की, फिर फेरिंक्स की तरफ हम आए, फिर हमने जो है लैरिंक्स, ग्लोटस डिस्कस किया है, इसके अंदर एपिग्लोटस की बात हुई, उसके बाद हमने ट्रेकी की बात की है, और इसके अंदर भी फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म मौजूद है। हमने ये बात की कि 1 to 3% जो हमारे पास फिल्ट्रेशन है वो ट्रेकिया भी करती है, एज अलॉन्ग विद एज नोज है जो ये फिल्ट्रेशन का काम करती है। उसके बाद से आपका ट्रिक या राइट और लेफ्ट लंग्स में डिवाइड हो जाता है, और उस तरीके से वो ब्रोंकस और फिर ब्रोंक्यूल्स, जिसमें सी शेप रिंग्स नहीं होती और इसमें इलास्टिक मसल होते हैं, एंड देन
finally it divides into smaller ducts which are called as alveolar ducts, और alveolar ducts के बाद से small grapes like bunches बनती है जिनको alveoli कहते हैं, जो रेस्पिरेटरी सर्फेसेज हैं जहां पर हमारी एयर आती है और उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी। इसको हम डायग्राम के अंदर क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। जी, यहाँ पर हम बात करें कि एल्वियोलाई जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सर्फेसेज है, आपकी इनहेल्ड एयर यहाँ पर आ रही है, ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो लंग्स के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, इसमें दो किस्म के वेन होंगे, एक पल्मोनरी आर्टरी है और एक पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, यानी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, और वो आपके जो एयर पॉकेट्स होते हैं जिनको एल्वोलस सिंगुलर और प्लूरल एल्वोलाई कहते हैं, यहाँ पर पहुंचती हैं। और दूसरा आपके पास जो है वो वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपकी जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स तक पहुंचती है तो वो आपके पास यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन एयर पॉकेट्स के अंदर देती है। तो ये आपके पास जो ब्रोंकियोल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज ब्रोंकियोल, ठीक है। और ब्रोंकियोल से फिर आगे फर्दर ये स्मॉल डक्ट्स में डिवाइड एल्वोलर डक्ट्स, और इस तरह आपकी जो एयर होती है वो आपके एल्वोलाई के अंदर आ जाएगी। और ये एल्वोलाई एल्वोलस की थिन एपिथेलियल लेयर है, थिन एपिथेलियल लेयर है, यहाँ पर ऑक्सीजन आई हुई है, ठीक है। और साथ साथ आपकी पल्मोनरी आर्टरी से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आई हुई है। इन एल्वोलस के ऊपर ब्लड कैपिलरीज के स्मॉल नेटवर्क होती है, जो ऑक्सीजन आपके एयर के अंदर आई हुई है उसी कॉन्सेंट्रेशन, उसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ब्लड कैपिलरीज के मुकाबले में ज्यादा है। इसी तरह यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन वो कम है, जबकि आपके ब्लड कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो क्या होगा कि मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन होगा, और आपकी जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के मैकेनिज्म के थ्रू सिलीडेड एपिथेलियन सेल, जो कि इनसाइड से भी इसमें वाटर फिल्म होती है और आउटसाइड से भी वाटर फिल्म होती है, ये मॉइस्चर्ड सरफेसेस होती हैं, और इस तरीके से आपकी ऑक्सीजन आप जो एपिथेलियल सेल्स हैं इसकी थिन एपिथेलियन से डिफ्यूजन मैकेनिज्म के जरिए थ्रू वाटर फिल्म वो आपके ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाएगी, और इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ब्लड कैपिलरीज बॉडी पार्ट से लेकर आई हुई है वो एल्वोलाई में चली जाएंगी। दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि हमने भी बात की कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं। एक के अंदर हमने बात की कि एयर पैसेजवे, और दूसरे के हम जो हम बात करने वाले हैं वो है भी लंग्स। तो एयर पैसेजवेज के हमने कंपोनेंट डिस्कस कर दिए। ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ लंग्स, जिसको हम टू लंग्स की बात करते हैं। ये कहाँ पर होते हैं? ये चेस्ट कैविटी में होते हैं, जिसको रिब केज कहते हैं। रिब केज क्या है? ये हड्डी जो है इसके अंदर 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, बोन्स होती हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। यहाँ पर आप ये रिब्स देख रहे हैं, ठीक है, ये 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। तो इसका मतलब है कि आपके जो लंग्स हैं और आपका जो हार्ट है, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, पसलियाँ हैं जिसे हम कहते हैं। और इसके अंदर आपके एक राइट लंग्स है और एक आपके पास लेफ्ट लंग्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मस्कुलर शीट है, दैट इज कॉल्ड एज डायफ्राम, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम मस्कुलर कंट्रेक्टाइल शीट है जिसको प्रोटीनस फाइबर भी कहते हैं। ये आपके यहाँ पर जो एब्डोमिनल कैविटी है, पेट, और यहाँ पर जो चेस्ट कैविटी है जिसको थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं, चेस्ट कैविटी कहते हैं, इनको अलग करती है। यानी आपके एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी को एक दूसरे से अलग करने के लिए हमारे पास जो मस्कुलर शीट होती है वो आपके पास डायफ्राम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो रिब्स की हमने बात की कि 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, और इन रिब्स के साथ इंटरकॉस्टल मसल अटैच होते हैं। एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होते हैं और एक इंटरनल कॉस्टल मसल होते हैं। इसका मतलब है कि जो मैंने बात की कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये इंटरकॉस्टल मसल की दो टाइप्स हैं। ये है पेयर के फॉर्म में होते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर 650 पेयर्ड मसल हैं जो कि पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरा रिलैक्स करता है, जब दूसरा रिलैक्स करता है तो पहला वाला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मूवमेंट, यानी अपोजिट फॉर्म में जो मूवमेंट होती है उसको एंटागोनिस्टिक मूवमेंट कहते हैं। अच्छा, तो दिस दैट इज अबाउट द लंग्स, टू पेयर अ पेयर ऑफ लंग्स that are present in the rib cage, 12 pair of ribs.
The ribs are attached with the muscle which are called as intercostal muscle, which are of two types: external intercostal muscles, internal intercostal muscles, and then there is a diaphragm which separates the chest cavity from the abdominal cavity. Now, in the next slide, we will have to discuss that lobes of human. तो ह्यूमन के अंदर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो लेफ्ट लंग है दे आर ऑफ स्मॉलर इन साइज, क्योंकि उसके अंदर जो है दो लोब होते हैं, एक ठीक है दो लोब हैं, एक सुपीरियर लोब ऑफ द लंग और एक इंफीरियर लोब ऑफ द लंग, जबकि राइट लंग है उसके अंदर इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया, तीन पोर्शन में डिवाइड किया कि सुपीरियर लोब, मिडिल लोब एंड दैट इज कॉल्ड इंफीरियर लोब. So that about the lobes. इसका मतलब है कि लिवर एक कम्पैक्ट वन लोब के फॉर्म में नहीं, देर आर थ्री पार्टीशन, थ्री लोब्स जो है वो आपके पास राइट लंग्स में है और टू लोब्स आपके पास लेफ्ट लंग्स में है. जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो लंग्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय a specific outer covering which is elastic in nature, that is called as pleural membrane. ये हमारे पास क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन. प्लूरल मेम्ब्रेन इसके दो पोर्शन है, एक आउटर पोर्शन, आउटर जो लेयर है, और एक हमारे पास जो है इनर लेयर है. आउटर लेयर जो है वो चेस्ट केज या रिब केज के साथ अटैच होती है, जबकि जो इनर लेयर ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग्स के साथ अटैच होती है. This outer layer of the pleural membrane and inner layer of the pleural membrane, इसमें जो स्पेस है इसको हम प्लूरल स्पेस कहते हैं, या इसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी कहते हैं. इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विसरल का मतलब इंटरनल, इंटरनल का मतलब है जो लंग्स के साथ अटैच है. ये प्लूरल मेम्ब्रेन की इंटरनल लंग्स के साथ अटैच लेयर है, और ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन की लेयर है ये हमारे पास पेरिटील है. पेरिटील का मतलब आउटर, जो जाके रिब केज के साथ अटैच होती है, चेस्ट केज के साथ अटैच होती है, और इसके दरमियान जो स्पेस है इसको हम कहते हैं प्लूरल स्पेस. इसके अंदर फ्लूइड होता है, इसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं. तो जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं हम, ये तो मस्कुलर है, फिजिकल हमारे पास ब्रीथिंग का निज़ाम है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो प्लूरल फ्लूइड है वो दो मेम्ब्रेन्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम फ्रिक्शन, सो दैट द लंग्स विल नॉट हैव टू बी डैमेज्ड, ताकि लंग्स डैमेज ना हो, उस तरह प्रोटेक्टेड रहे. इस तरह इसके अंदर जो है वो हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन भी मौजूद है. तो ये था हमारे आज का लेक्चर जिसमें हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की. फ्रॉम फेडरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन, एक तो ये आता है कि हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस. तो हमने बात की थी कि जो आपके पास वोकल मेम्ब्रेन है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जब इनहेलेशन एक्सहेलेशन के दौरान इस पर एयर गुजरती है तो ये वाइब्रेट करती है, वो वाइब्रेशन माउथ के अंदर आती हैं और उसके बाद से चीज की मदद से, लिप्स की मदद से और टीथ की मदद से उसको आप वर्ड में तब्दील करते हैं और हमारे पास वो फोनेशन कहलाती है. दूसरा इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लैंडुलर सेल इन ट्रेकिया, इनका फंक्शन क्या होता है. तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेकी के अंदर ग्लैंडुलर सेल इसलिए होते हैं, म्यूकस सिक्रीटरी सेल इसलिए होते हैं कि अगर हमारी एयर की फिल्ट्रेशन नाक के अंदर अच्छी तरीके से नहीं हुई तो कुछ हमारे पास जो डस्ट पार्टिकल और डिफ्यूज और फंगल स्पोर हैं, इनकी फिल्ट्रेशन आपके ट्रेकी के अंदर म्यूकस ग्लैंड पर, और म्यूकस ग्लैंड जो है उसको जो है वो फिर ट्रैप करने के बाद सिलेटेड एपिथेलियल सेल के जरिए माउथ के अंदर लेकर आए और उसके बाद से आप उसको के थ्रू स्टमक जैसा बनाकर डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा बन जाती है. दो शॉर्ट क्वेश्चन. तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द लंग्स, दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, in which you will have to discuss about the ribs, the diaphragm, about the intercostal muscles, and about that is लंग्स आपके पास जो है उसके राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग के 2 लोब्स होते हैं, स्पॉन्जी नेचर होते हैं, और इसके अंदर जो है पल्मोनरी आर्टरी है आती है, डीऑक्सीजन ब्लड लेकर आती है, और जो पल्मोनरी वेन होती है वो डीऑक्सीजन ब्लड को जो है वो लंग से हार्ट की तरफ लेकर जाती है. As well as concern for the long question, तो long question इसमें आता है कि explain in details about the human respiratory system. तो ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. इसमें अमूमन 8 मार्क्स जो है आपके डिस्क्रिप्शन लिखने के होते हैं, और 2 मार्क्स की जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है उनको बनाने, उनको लेबल करने के होते हैं. तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन इंशाल्लाह करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग.